नमस्कार, अब वक्त है कुरुक्षेत्र का। मैं हूं सौरभ शर्मा, स्वागत है आप सभी का। श्रद्धा वॉकर के साथ उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने जो हैवानियत की, उस पर जितने सवाल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं, उससे ज्यादा सवाल उसकी जहनियत से जुड़े हुए हैं। अपराध का बड़ा या छोटा होना सीधे तौर पर अपराधी की इंटेंशन से ताल्लुक रखता है। कुछ अपराध लापरवाही में होते हैं, कुछ इमोशनल आउटरेज में, भावावेश में, तैश में होते हैं, और कुछ बाकायदा प्लान करके किए जाते हैं, जैसा श्रद्धा के साथ हुआ। समाज को अपराध से ज्यादा अपराध की सोच डराती है। श्रद्धा मर्डर केस भी व्यापक असर और डर इस सोच का ही है। इस वारदात को देखने का एक नजरिया लिव इन रिलेशनशिप का एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वेस्टर्न सोच के लिए भारत का समाज अभी तैयार नहीं है। कुछ कहते हैं कि आफ्ताब एक साइको किलर है। इस तरह की ब्रूटैलिटी एक कोई साइकिक आदमी ही कर सकता है। और आज इसकी एक और व्याख्या राजनीति ने भी कर दी, और वो थी हत्यारे आफ्ताब के मजहब को लेकर। एक तबका आफ्ताब को कट्टरपंथी मानता है, जिहादी मानता है, और इस वारदात को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा गुजरात में थे। उन्होंने इस हत्याकांड को टुकड़े टुकड़े के जुमले से जोड़ते हुए सीधे लव जिहाद से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, देश में अगर कमजोर सरकार होगी तो हर शहर में आफ्ताब ही आफ्ताब होगा। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उनकी इस स्टेटमेंट का राजनीतिक मतलब निकाला ही जाएगा। आज कुरुक्षेत्र में इसी पर बहस होगी। दिल्ली के महरौली में जो हत्याकांड हुआ, क्या उसे धर्म से जोड़ा जाए या सिर्फ एक सिरफिरे की हरकत के तौर पर जो किसी भी धर्म का हो सकता है। एक फैक्ट यह भी है कि मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की के प्रेम संबंधों की कई वारदातों में लड़कियों की बेरहमी से हत्या, टॉर्चर, शोषण, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। दोनों पक्षों को आज एक साथ रखेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं क्या बोले आज हेमंत बिस्व शर्मा गुजरात में। अभी यूपी का चुनाव हुआ, मुसलमान महिला लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को कमल सिंह ने वोट देना शुरू कर दिया। अभी लोग बोलता है, हमको पूछता है, भाई एक पुरुष 3-3 शादी कब तक करते रहेगा? हम बोला नहीं, वो जो आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी देश में आ जाएगा, बहुत दिन का समय नहीं है। देश का जो परिवर्तन हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा, मुसलमान बेटियों को पूरा सम्मान मिलेगा, और कोई पुरुष को 3-3 शादी करना, तलाक करना, ये जो नारी को, मां को जो खिलौना जैसा समझता था, वो काम और भारत का पुण्य भूमि में नहीं होगा। ये हम लोग सबको मानना है, और मोदी जी का नेतृत्व में ही देश का वो काम भी होगा। आपने अभी सुना है देश का माहौल। अभी कोई आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाभ जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और उसका बाद उनका डेड बॉडी कहां रखा? फ्रीज में। जब डेड बॉडी फ्रीज में था, उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी वो डेटिंग करना शुरू कर दिया। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा, तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा। हम हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाऊंगा। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री आज गुजरात में थे। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड का जिक्र गुजरात में होना, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वारिस पठान जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, AIMIM के प्रवक्ता। वारिस जी, आपका स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका। अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अवनीजेश जी का स्वागत है। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतीक साहब का स्वागत है। और हाजी हसन रिजवी जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। और आपके अलावा हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी भी जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। अश्विनी जी, आपका बहुत स्वागत है। बस ये वारिस साहब, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, जो कड़ी से कड़ी जोड़ी है हेमंत बिस्व शर्मा ने, शुरुआत उन्होंने की उत्तर प्रदेश से, कि यूपी के चुनाव में आपने देखा मुस्लिम महिलाओं ने कमल का बटन दबाया, मोदी जी को वोट दिया। उसके बाद बोले कैसे कोई व्यक्ति 3 शादियां कर सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हम 3 शादी कराना बंद कर देंगे। और फिर आते हैं वो जो हत्या का आरोपी है आफ्ताब, उसके ऊपर, और कहते हैं कि गुजरात में मजबूत सरकार नहीं हुई तो आफ्ताब शहर शहर पैदा होगा। तो वो सीधे सीधे इसको कहीं ना कहीं लव जिहाद से भी जोड़ रहे हैं, आफ्ताब के मजहब से भी जोड़ रहे हैं। देखिए सौरभ भाई, गुजरात का चुनाव आया है, भाजपा ने
अपनी मेजोरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, गुजरात के अंदर तो एक कानून है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, उसका आप क्या करेंगे? वहां पर अगर वारिस पठान चाहे कि मुझे एक हिंदू बस्ती में घर खरीदना है तो मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर कोई हमारा हिंदू भाई चाहे तो मुसलमान बस्ती में आके खरीद सकता है, तो उस कानून का क्या करेंगे? अभी बात नंबर 2, भाजपा का आप दुइया जो चरित्र हुए वो सामने आता है जब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, मगर वहीं पर गुजरात में 2002 में नरोदा पाटिया हुआ था सौरभ भाई, जिसमें 97 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था। वो जो मेन एक्यूज जो उसका कातिल था वो पेरोल पे बाहर है, उसको वो कैंपेनिंग कर रहा है, उसकी बेटी को भाजपा ने टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए नरोदा पाटिया से। अब किस तरह से आप सबका साथ की बात कर रहे हैं? दूसरी ओर वो भी तो बेटियां बचाने की बात कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यही तो बोले, बेटी को बचाना है, नहीं तो आफ्ताब जैसा व्यक्ति बेटी की हत्या करेगा, 35 टुकड़े करेगा। बिल्किस बानो भी इस देश की एक बेटी है, एक नागरिक है, एक महिला है। भूल जाइए कुछ वक्त के लिए कि वो एक मुसलमान है, महिला तो है ना, महिला के सम्मान तो होना चाहिए। मोदी जी तो बात कर रहे थे 15 अगस्त को महिला सम्मान, उसी दिन गुजरात की सरकार बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ देती है। अब जब वो छूट के आते हैं ना सौरभ भाई, इंपॉर्टेंट बात है, उनको फूलहार पहनाया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, और भाजपा का एक नेता, भाजपा का नेता कहता है ये संस्कारी लोग हैं, ये ब्राह्मण संस्कारी लोग हैं, उसको भी भाजपा टिकट दे रही है गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए। बताइए क्या ये सबका साथ सबका विकास है? क्या ये पोलराइजेशन नहीं है? बात नंबर 3, बहुत अहम की बात कर रहा हूं, बहुत अहमियत की बात है सौरभ भाई, ध्यान से सुनिए। मोरबी, ये बोलते हैं मोदी ने गुजरात बनाया, मैं कहता हूं मोदी ने गुजरात के लोगों को बेवकूफ बनाया, देश की जनता को बेवकूफ बनाया। मोरबी में जो पुल टूटा जिसमें 140 लोगों की जानें चले गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था, वो पुल टूटने की जवाबदारी जो कॉन्ट्रैक्टर को थी, उसको तो अब तक अरेस्ट नहीं किया, टिकट चेकर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, मगर जिस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, जिस पे जवाबदारी फिक्स होती है, होते गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। उनको सजा देने के बदली, उनका रेजिग्नेशन देने के बजाय उनको अमित शाह ने घोषित कर दिया गुजरात का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इस इलेक्शन में। अब सोचिए किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं। जो कातिल है 140 बेगुनाह जानों का, जिस पे जवाबदारी होना चाहिए, उसको आप गुजरात का चीफ मिनिस्टर घोषित कर देते हैं। ठीक है वारिस जी, आपने जहां से अपने जवाब की शुरुआत की, मैं वहां से दूसरे मेहमान के पास पहुंचता हूं। आपने कहा कि आफ्ताब का नाम लेकर के आज हेमंत बिस्वा शर्मा को आगे करके बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अभी तक हम माइनॉरिटी अपीजमेंट सुनते थे, आपने कहा भाजपा मेजॉरिटी को अपीज करती है, मेजॉरिटी को खुश करने के लिए ऐसे बयान दिलवाती है, हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी पर चल पड़ी है और ध्रुवीकरण करना चाहती है। अश्विनी उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूं, आफ्ताब का जिक्र गुजरात के चुनाव में, रहने वाले दोनों मुंबई के, हत्या हुई दिल्ली में, जिक्र हो रहा है गुजरात में। देखिए, मैं एक वकील के नाते आपके चैनल पे बैठा हूं और वकालत की बात करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता, जब समान नागरिक संहिता की बात आती है तो कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं। जब भारत के सब लोग समान हैं, यानी हिंदू की बेटी और मुस्लिम की बेटी सब समान है, तो स्वाभाविक सी बात है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए, गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होना चाहिए, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, विरासत का इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए, वसीयत का इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी का इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए। इसमें बुराई कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और वैसे भी भारत में 15वीं शताब्दी के पहले सौरभ जी कौन था यहाँ पे बताइए? बाबर 25,000 सेना लेके आया था, वो अपने साथ जो उसके ना वो खुद अपनी बीबी लेके आया ना उसके सैनिक बीबी लेके आए। तो स्वाभाविक सी बात है बाबर के आने के बाद यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो या तो डर के मारे कन्वर्ट हुए या भयवश कन्वर्ट हुए, जैसे भी कन्वर्ट हुए। तो बार बार जो कहा जाता है कि हम सबका डीएनए एक है, तो वास्तव में अगर आप मेरा डीएनए, वारिस भाई का डीएनए, अतीकुर रहमान जी का डीएनए या अपने अग्निवेश जी का डीएनए या हर्षवर्धन जी का डीएनए सबका मैच करा लिए, सारे एक हैं। क्यों एक हैं? हम सबकी माताएं एक हैं। बस कुछ लोग अपने आप को पता नहीं क्यों बाबर से कनेक्ट करते हैं या गजनी गोरी से कनेक्ट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, न गजनी अपना परिवार लेकर आया, न गजनी के बीवी बच्चे यहां आए थे, न बाबर के बीवी बच्चे आए थे। जो लोग हैं सब यहीं के हैं। उन्होंने हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती कब्जा किया, उनसे निकाह किया,
उनसे पैदा होने वाली संतान वो अपने आप को अलग क्यों मान रही है? बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इसलिए मुझे लगता है इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। नहीं, अब सवाल मेरा आपसे ये है, तो यूसीसी की बात गुजरात में हो, चले बीजेपी ने इसको अपने पोल कैंपेन का मुद्दा बनाया, कर सकते हैं, उनके मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने किया। यूसीसी से उन्होंने कहा हम कौन जो 3 शादी करता है, कोई 3 शादी नहीं कर पाएगा, चलिए समझ में आता है ये बात। फिर उसके बाद उन्होंने इसको आफ्ताब से जोड़ा। यूसीसी का आफ्ताब से क्या लेना देना? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो शहर शहर आफ्ताब पैदा नहीं होंगे, ये जो कनेक्शन है ये समझ में नहीं आया। देखिए, आफ्ताब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। धर्म अधर्म की लड़ाई पहले भी थी, पहले सुर असुर लड़ते थे, देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे, तो 2 संस्कृतियों में युद्ध पहले भी था। अब जैसा पता चला कि आफ्ताब ने 20 गर्लफ्रेंड बना रखी थी डेटिंग साइट से जाके, और 20 की 20 हिंदू थी, और जिस तरीके से उसने एक 5.5 फीट की लड़की के 35 टुकड़े किए, यानी कोई टुकड़ा 1 फीट से, सारे टुकड़े 1-1 फीट से छोटे छोटे थे, उसको इंचेस में काट दिया। तो ये तो हम पहले कहां सुनते थे, ये तो यजीदी जो लड़कियां हैं जिनको आईएसआईएस वाले पकड़ते हैं, वो भी वही हाल करते हैं। आईएसआईएस वाले टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनको जलाते हैं, उनको भूनते हैं। अभी तो पता चला आईएसआईएस वालों ने एक बच्चे को भूना और उसकी मां को खिला दिया जबरदस्ती। तो ऐसी चीजें अगर भारत में हो रही हैं तो मैं इसको हिंदू मुस्लिम नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूं एक सोच है, एक आईएसआईएस की सोच है, एक राक्षसी सोच है, एक दानव वाली सोच है, एक असुर वाली सोच है, वो जगह जगह पैदा हो रहा है। और बिल्कुल पहले एक बाबर था, एक बाबर ने इतना नुकसान किया, अगर हर जिले में बाबर पैदा हो जाएंगे तो नुकसान बढ़ेगा और सबका नुकसान बढ़ेगा। ठीक है, वारिस पठान रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, वारिस बोले, फिर बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। बोलिए। नुकसान होगा। देखिए सौरभ भाई, इन्होंने सारी बातें बोल दी, लेकिन मुद्दे की कोई बात ही नहीं बोली इन्होंने। मैंने मोरबी के पुल टूटने के ऊपर सवाल किया कि उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए, जिसकी जगह पे आपने उनको चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। मैंने बिल्किस बानो के जो बलात्कारी बाहर छूट कर आए हैं, जिसकी उन्होंने तारीफ की, जो बलात्कारियों की, उनको आपने टिकट दे दिया, उन पे ये खामोश रह गए। मैंने कहा कि जो नरोदा पार्टिया हुआ था, जिसमें 97 मुसलमान लोगों का नरसंहार कर दिया गया था, उसके कातिल को, जो मेन एक्यूज है, उसकी बेटी को टिकट दे दिया, वो प्रचार कर रहा है, पेरोल का उल्लंघन कर रहा है, बेल बॉन्ड का उल्लंघन कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर बहरहाल उसकी तो नोटिस देगा, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। चौथी बात मैंने कही कि हिंदू कौन बड़ा, उसकी होड़ लगी हुई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी बताना चाह रहे कि मैं हिंदू के आइडियोलॉजी को सबसे आगे लेकर जाना चाहता हूं, मैं यूसीसी लाऊंगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। अब दूसरी तरफ सौरभ भाई, वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी, जरा ध्यान रखिए, आम आदमी पार्टी को सेकुलर वोट चाहिए, मगर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को आप जैसे पत्रकार ने सवाल किया कि बिल्किस बानो पे आपका क्या बोलना है, साफ पल्ला झाड़ दिए, कहा हमको नहीं बोलना है कुछ। वो तो चाहते हैं कि नोट के ऊपर भी भगवान की तस्वीरें छप जाए, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा हिंदुत्व। हमने उसका नाम रखा है छोटा रिचार्ड, ये आरएसएस का भेजा हुआ एक पिट्टू है। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर हम जीत कर आएंगे तो हम राम जी की दर्शन करने के लिए फ्री के अंदर सबको भेज देंगे। अरे तो कभी अजमेर शरीफ का भी नाम ले लिया होता कि भाई हम मुसलमानों को भी अजमेर भेज देंगे दरगाह की जियारत करने के लिए फ्री में, मगर नहीं, उनको अपना हिंदुत्व का आइडियोलॉजी बताना है कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू, इसके लिए वो चल रहे हैं वहां पे मुसलमान के वोट ले लें, मगर काम किसी का नहीं करना है। आप कह रहे हैं बड़ा हिंदू कौन, इसकी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। ठीक है, हर्षवर्धन जी का आपके पास चलते हैं। हर्ष जी, आज हेमंत बिस्व शर्मा वैसे भी वो जाने जाते हैं, क्योंकि जब बोलते हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे खुलकर अपनी बात करने वाला उस पद पर कोई बैठा व्यक्ति पूरे देश में कोई होगा। कटु से कटु बात भी वो वैसे ही कह देते हैं। आज उन्होंने आफ्ताब का जिक्र किया। आफ्ताब से पहले यूसीसी पर थे, उससे पहले 3 शादी पर थे, उससे पहले यूपी में मुस्लिम महिलाओं ने मोदी को वोट किया, ये बता रहे थे। तो मुस्लिम थीम के साथ साथ उन्होंने आफ्ताब का भी नाम ले दिया। देखिए सौरभ जी, ये सामान्य तौर पर देखें तो जुड़ता हुआ बिल्कुल नहीं दिखता है, और मैं भी ये मानता हूं कि इसको कतई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आफ्ताब श्रद्धा घटनाक्रम है, और घटनाक्रम में सामान्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पत्रकारी, लेकिन वो दुर्दांत घटनाक्रम है, और उस पे जब हम अगर जाते हैं तो उसके जो कहें कि अंदर की कहानी अभी बहुत निकल कर आएगी। वो खुद इतना शातिर आदमी है कि बार बार वो बयान बदल रहा है। पुलिस कह रही कि नार्को टेस्ट के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ ये तो है ना कि एक हिंदू लड़की थी जो मुसलमान लड़के के साथ चली गई। वो हिंदू लड़की जिसके माँ बाप कहते थे कि नहीं मत जाओ, वो लड़का ठीक नहीं है, जिसकी माँ इसी गम में, सदमे में वो चल बसी। तो हमें अगर
किसी भी घटना को देखना है, हम उसे राजनीतिक तौर पर ना देखें। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही, हेमंत विश्व शर्मा उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि गुजरात में इसको इस तरह से हिंदू देखे। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हम इस समस्या पर बात नहीं करते हैं? हम इस पर बात नहीं करते हैं। कोई बड़ा से बड़ा मुस्लिम स्कॉलर आएगा और वो हंसते हुए कह देगा कि हमारे यहां तो भाई इस्लाम में मना है, लड़की हो या लड़का बनेगा तो मुसलमान ही। वो हंसते हुए कह के चला जाता है और हिंदू उसे सुनता है। और तो और उसके आगे की बात यह है कि वो तो ये भी जाके कहते हैं कि अरे भाई ये तो ठीक है ना, अभी तो हम कितने ही परसेंटेज के लिहाज से बताओ और बढ़ाते हैं। तो फिर वो सारी बातें, चाहे वो यूसीसी की हो या एक साथ कितनी शादियां कर सकते हैं, वो सब जुड़ती हुई दिखती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम इसको हिंदू मुसलमान के तौर पर देखेंगे सीधे सीधे तो नहीं दिखता है। लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह से समाज जा रहा है, उसमें ये हिट करता है और निश्चित तौर पर पोलराइज करने की कोशिश है। अतीकुर रहमान साहब, आप सहमत हैं इस बात से कि आफ्ताब का मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है आज खुल के? जी, बहुत दुख की बात है कि ये राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जैसे भी लोग इसके अंदर स्टीरियोटाइप बना के बैठे हुए हैं। एक बहुत ही स्वीपिंग आपने हर्षवर्धन जी कमेंट पास किया अभी कि इस्लामिक स्कॉलर हंसते हंसते इस बात को कह देते हैं। आप मुझे बताइए कितने चैनल्स पर ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स का आप नाम बताइए जिन्होंने हंसते हंसते इन चीजों को स्वीपिंग स्टेटमेंट की तरह कहा हो। अच्छा चलिए, अतीकुर रहमान समाज को 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि आपने सीधे मेरा नाम लेके कहा। आप हैं और एक और इस्लामिक स्कॉलर या मौलाना हैं। आप दोनों लोग बताइए कि क्या कोई हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से, जो भी कहें आप, निकाह कहेंगे, हम शादी विवाह कहते हैं, बिना मुसलमान हुए हो सकता है क्या? और आप लोग उसको स्वीकार करते हैं क्या? क्यों जबरी मुसलमान बनवाते हैं? जी सौरभ जी, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से जवाब सुन लीजिए और हर्षवर्धन जी आप भी। हम यहां पर संविधान को मानने वाले मुसलमान हैं। मेरा शरिया मेरी मस्जिद और मेरे घर तक है। आप यही सवाल किसी हिंदू से करेंगे? कोई हिंदू फैमिली एक्सेप्ट करेगी एकदम स्वीपिंग जजमेंट लेकर कि हाँ हम कबूल करते हैं मुसलमान लड़की को अपने घर में? सौरभ जी, कोई भी धर्म वाले को जब आप सवाल करेंगे, क्या कोई धार्मिक फैमिली इस बात को पसंद करेगी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, कि वो किसी दूसरे धर्म की लड़की या लड़के को अनुमति दे के शादी कर ले? बेटा आप आ गए ना, आप मेरे बयान को आपने कहा था स्वीपिंग स्टेटमेंट, आप उसी को साबित कर दे रहे हैं। आपके नीचे इस्लामिक स्कॉलर लिखा है। आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए अतीकुर रहमान जी, लेकिन आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा इसके बाद। बोलिए। थैंक यू सो मच। मैं मुंबई में पला बड़ा हूं। हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, हमारे ब्रॉटअप के अंदर हम इस चीज को कतई मानने को तैयार नहीं है कि इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। अगर इंटरकास्ट, इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस मैरिजेस बंद हो गए तो ये हमारे सेक्युलरिज्म के लिए बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो सकता है। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए इंटरफेथ, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। ये एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। अब आ जाइए धर्म के ऊपर। अगर मेरा बच्चा मुझसे आकर पूछेगा सौरभ जी कि क्या मैं किसी हिंदू लड़की से शादी कर लूं, मैं सबसे पहले उसको कहूंगा क्यों करना चाहते हो आप? आपके अंदर कितनी मोहब्बत है? आप कितना कमिटेड हो अपनी रिलेशनशिप में? आप कितना सीरियस हो अपनी रिलेशनशिप के अंदर? अगर आप सीरियस हो, कमिटेड हो, आप इक्वालिटी बेसिस के ऊपर उसको सारे के सारे इख्तियार देना चाहते हो तो इट्स ओके फ्रॉम माय साइड। लेकिन सिर्फ एक छलावे के तहत, सिर्फ भावनाओं के तहत, तो क्या आज तौर पे हो रहा है, इस तरह की अनुमति कोई फैमिली, ना कोई हिंदू दे पाएगा, ना कोई मुसलमान दे पाएगा। अतीक साहब, आपने देखिए, आपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी कहने की कोशिश की, अपना पर्सनल उदाहरण देने की भी आपने कोशिश की। छोड़ दीजिए, मैं आपकी पर्सनल उस पर नहीं जा रहा हूं। सवाल यहां पर केवल इतना उठाया गया था कि अगर आपने कहा इंटरफेथ मैरिजेस होनी चाहिए, इंटरफेथ रिलेशनशिप्स होने चाहिए, होते हैं, इंटरकास्ट तो अब बहुत होते हैं, इंटरफेथ भी होते हैं। मूल प्रश्न केवल इतना था कि क्या अगर कोई इंटरफेथ रिलेशनशिप में हिंदू लड़की मुसलमान लड़का होगा, वो शादी करना चाहते हैं, तो क्या उस लड़की का धर्म परिवर्तन करे बगैर वो शादी मान्य होगी? इन्होंने एक सवाल केवल इतना पूछा था। और जो इसका दूसरा पहलू है, इसको रिवर्स कर दीजिए,
इसको रिवर्स कर दीजिए कि लड़की जो है वो मुसलमान है, कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से ब्याह करना चाहती है, तो मैं खुद भी अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूं। कहीं कोई ऐसी नहीं देखा मैंने कि उसको पहले कहा जाए नहीं तो भले हिंदू बन जाओ, तुम शाजिया से पहले श्रद्धा बन जाओ, तब उसके बाद आपकी शादी मान्य होगी। जी मैं आऊंगा हाजी साहब के पास। सौरभ जी क्या यही कोई राजपूत से आप ये सवाल पूछेंगे? आप इसको आप कहां इस बात को ले जा रहे हैं? आप सीधा जवाब जब आप नहीं दे पा रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, आप इतने सुलझे हुए वक्ता हैं। हाल के दिनों में आपने बड़ी अच्छी बातें की। आपने घटना के बाद जो उदयपुर में घटना है उसके बाद आप गंभीर हाजी साहब कर रहे हैं। हाजी साहब कुछ इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। हाजी साहब बोलिए। कम से कम मैं जनाब हर्षवर्धन साहब को 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जहां पे, और कोई ऐसे नहीं कि समाज में छोटे मोटे लोगों के, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। संध्या जलाल, हाँ, लखनऊ दूरदर्शन में सीनियर डायरेक्टर। संध्या जी आज भी संध्या है, जलाल साहब का स्वर्गवास हो गया। वो आज भी, तब भी संध्या थी जब उनकी शादी हुई, और उनके बच्चे भी, लड़की हिंदू मजहब में है, लड़का मुस्लिम मजहब में है। और ऐसे 20 उदाहरण मैं दे सकता हूं। कम से कम आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि एक दुर्दांत हत्यारे जो दरिंदा है, जिसको इंसानियत की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और इनसे पहले अश्वनी उपाध्याय जी बता रहे थे IAS। अरे भाई, हमें निठारी भी याद होना चाहिए 2006 का, ठीक है, 2005 का। 27 लड़के लड़कियों को जिंदा मारकर उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था, उनका मांस पका के खाता था। वो निठारी भूल गया, निठारी केस भूल गया। 33 टुकड़े, ये दरिंदा, इसको तो फौरन फास्ट कोर्ट टैग अदालत में इतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए कि नजीर बनता, क्योंकि निठारी हत्याकांड के हत्यारों को आज भी सजा नहीं हुई। वो आज भी अंतर है दोनों में। 17 बच्चों को मार कर दोनों में अंतर है। खाने वाले जिस आफताब पर श्रद्धा की हत्या करके उसके 35 टुकड़े करने का इल्जाम है, और आज तक कई दिनों की तफ्तीश के बाद भी पुलिस अभी श्रद्धा के शव के टुकड़े खोजे जा रही है। उसका जिक्र आज गुजरात में हुआ, वो भी चुनाव की रैली में। जिक्र करने वाले थे हेमंत बिस्व शर्मा, और उन्होंने इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़ते हुए, 3 शादियों से जोड़ते हुए, और उसके बाद मजबूत लीडरशिप का हवाला देते हुए कहा कि अगर मजबूत नेता नहीं होगा तो हर शहर में आफताब पैदा होगा। तो इसका राजनीतिक इस्तेमाल क्या जायज है? इसी पर आज कुरुक्षेत्र में बहस हो रही है। मैं सीधे अवनीजेश अवस्थी जी के पास जाना चाहता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। आप, सवाल एक ही है कि चुनाव की रैली में आफताब का जिक्र, बताइए कितना उचित है? सौरभ जी, कई उदाहरण दिए गए, अभी बहुत पुराना उदाहरण नहीं है। हैदराबाद में एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह करती है, और सरेआम बाजार में मुस्लिम, उसके भाई और उसके भाई के दोस्त सरेआम उसका सड़क पर मर्डर करते हैं। उदाहरण मत दीजिए हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का। मुझे चाहिए उदाहरण जहां पर हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की हो। एक उदाहरण नहीं है, जहांगीरपुरी का उदाहरण दूं, मंगोलपुरी का उदाहरण दूं, या अलीगढ़ का उदाहरण दूं? कहाँ का उदाहरण दूं, बोलिए? ये इंटरफेथ मैरिज यहाँ पर बैठ करके कहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जहां जहां हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों के साथ विवाह किया या उनसे दोस्ती की, वहां उन हिंदू लड़कों का क्या हश्र हुआ है, इसके बारे में आप चाहें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको भेज दूंगा सौरभ जी। मैं आपको बात बड़ी साफ सी है। ये मानसिकता अभी की नहीं है, मानसिकता पुरानी है, ये लगातार है। और इस मानसिकता को लेकर के ही केरल हाई कोर्ट ने कॉइन किया एक शब्द, लव जिहाद, और वहां की CPM की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने इसे माना। कोई संघ या बीजेपी ने ये शब्द नहीं बनाया। ये बात बड़ी साफ हो जानी चाहिए वारिस पठान साहब। ये हैदराबाद की घटना थी, सबको मालूम है। एक अखलाक मारा गया, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई। कश्मीर में 5 लाख लोग निकाल दिए गए, लगातार गंजू फैमिली, टपलू फैमिली को मारा गया। यासीन मलिक ने कहा हाँ मैंने मारा है इंडियन एयरफोर्स के। कौन सा मुसलमान संगठन सामने आया? दिल्ली में कब शाहीन बाग बना?
किसने मोमबत्ती जुलूस निकाला, मुझे जवाब दो आज वारिस पठान। हैदराबाद में आकर के तुमने कहा कि हम कश्मीर में अपने हिंदू भाइयों के साथ ये नहीं होने देंगे, तब आंख बंद कर करके ओवैसी साहब नहीं बोले, कोई नहीं बोला। आज भी वो विस्थापित है। ये है इस देश की सच्चाई, इस देश के कानून की सच्चाई ये है सौरभ जी। जी ठीक, बात बड़ी साफ और आप इसमें और आप इसी में ये कहना चाह रहे हैं कि जो श्रद्धा के साथ हुआ, वो भी यही लव जिहाद है, और वो भी यही लव जिहाद है जिसे रोकने की जरूरत है, और इसी का जिक्र गुजरात में किया गया। बोलिए वारिस पठान। देखिए, अभी अवस्थी जी ने कहा, वरिष्ठ वकील ने कहा, हर्षवर्धन साहब ने, सब ने लव जिहाद के लिए बात करी। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा और इनके दो मुहैया रूप है सौरभ भाई। पार्लियामेंट में ये लोग कुछ और बोलते हैं, बाहर आके लव जिहाद की बात करते हैं। पार्लियामेंट में फरवरी का मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थे MOS जी कृष्णा रेड्डी ने लोकसभा में कहा कि द टर्म लव जिहाद इज डिफाइंड अंडर एक्सटेंड लॉ। लव जिहाद का टर्म कहीं पे है नहीं, कोई लव जिहाद हुआ ही नहीं है देश में। सेंट्रल एजेंसीज के रिपोर्ट है कि कोई लव जिहाद हुआ ही नहीं, ना कभी कोई होएगा। बल्कि उन्होंने और जाके आगे का आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है। देखिए अवस्थी जी हंस रहे, इनको मालूम है कि MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थे कृष्णा रेड्डी ने क्या कहा, और जो केरला कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहे हैं, उसी केरला कोर्ट का जजमेंट को कोर्ट किया, कहा लव जिहाद है ही नहीं। तो फिर किस तरह की आप राजनीति चल रहे हैं? जब पार्लियामेंट में आप झूठ बोल रहे हैं या बाहर आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, दोनों का फैसला अभी के अभी करना पड़ेगा। बोल दीजिए कि मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट थे कृष्णा रेड्डी, उन्होंने पार्लियामेंट के पतल पे खड़े होकर झूठ बोला। बोल दीजिए बात को, बोल दीजिए सेंट्रल एजेंसी झूठ बोल रही है। अरे लव जिहाद का कंसेप्ट ये सिर्फ आपको चुनाव के पहले नजर आता है। देखिए किसी ने भी किसी का बलात्कार किया, हत्या की, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आसिफ आकी भी जो बलात्कारी थे जम्मू के अंदर, हमने तब भी कहा था कि उनके कातिलों को, उसके हथियारों को, उसके बलात्कारियों को सख्त सजा दिए। आपने कहा मैंने कितने कैंडल मार्च निकाल दिए। अरे आइए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ अवस्थी जी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहां मैं MLA था, वहां पर हमने आसिफा के लिए पूरा कैंडल मार्च निकाला, निर्भया के लिए निकाला, निर्भया के लिए, आसिफा के लिए हम सब खड़े हो गए। मगर बिल्किस बानो पे आप खड़े हुए, उसके बलात्कारियों को बाहर छोड़ा गया, खड़े हुए। उसके बलात्कारी जो छूट गया, जिसकी तारीफ किया, उसको टिकट दे दिया भाजपा ने। आपने ऑब्जेक्शन लिया क्या? क्यों नहीं लिया? क्यों ये दो मुही राजनीति आप चलना? जवाब ले रहा हूं जरा वारिस। आपने कहा लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये केंद्र सरकार पार्लियामेंट में कह चुकी है। ठीक ठीक, एक मिनट, रेड्डी साहब बोलते हैं पार्लियामेंट में। आप सब लोग जवाब दीजिएगा। अवस्थी जी पहले बोलना चाह रहे थे, मैं जोड़ दूंगा अवस्थी जी, उसके बाद उसको और आगे बढ़ा देंगे। मुंबई में एक 10 सेकंड में अवस्थी जी, सिर्फ 10 सेकंड। मैं चाह नहीं रहा था ऐसी घटना हो, लेकिन हाजी हसन रिजवी साहब ने बहुत हाई मोरल ग्राउंड लेके एक घटना का जिक्र कर दिया। मुंबई में लड़की को इसलिए मार दिया कि बुर्का नहीं पहनती थी, मुसलमान नहीं बनती थी, जो मुस्लिम रीति रिवाज नहीं करती थी। ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। और ऐसी घटनाओं की अगर फहरिस्त निकालेंगे ना, तो ये शो छोटा पड़ जाएगा, कई दिन की बहस होगी। समाज में आप कुछ और बोलते हैं, मस्जिद में आप कुछ और बोलते हैं, और टीवी पर कुछ और बोलते हैं। नहीं, जवाब में कुछ भी कहा जा सकता है। अभी आप बता रहे थे, हवा खड़ा कर रहे थे। अब आप बताइए कि कृष्णमूर्ति साहब ने झूठ बोला था कि आप झूठ बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, दो और लोग जवाब देना चाह रहे हैं। पहले अवस्थी जी, उसके बाद उपाध्याय जी। बोलिए अवस्थी जी। ये कृष्णमूर्ति साहब नहीं थे, किशन रेड्डी थे, ठीक है ना। पहली बात बड़ी साफ से बता दूं, पार्लियामेंट में जिस बात पर ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कोई भी मंत्री जवाब नहीं दे सकता। बात ये सोशल प्रॉब्लम है, और इस सोशल प्रॉब्लम को जब तक कानून नहीं बनता है, गणपति बप्पा मौर्य कहकर के सॉरी कहने वाले, गणपति बप्पा मौर्य जवाब देने दीजिए प्लीज प्लीज। लेकिन उस हैदराबाद की घटना का जिक्र क्या है बताइए, जिसमें सरेआम सड़क पर मार दिया गया एक दलित लड़के को। एक दलित लड़के को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक शादी की थी मुस्लिम लड़की से। समाज को जवाब दो आज, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जहां से ये आते हैं, वो यही आइडियोलॉजी है। किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। अच्छा ठीक, हाजी साहब, आपने मुद्दा उठाया, आपने नाम लिया, वो नाम लेके जवाब दे रहे हैं। एक बार जरा सुन ले, एक मिनट। नहीं, बिल्कुल जवाब कहाँ दे रहे हो आप? सुने तो सही, एक मिनट सुने तो सही, उस बार आप बोलिएगा, अपने टर्न पर बोल लीजिएगा। मैंने फिर कहा कि जवाब तो वही है, जवाब वही है कि हिंदू लड़की संध्या जलाल की बात कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता था यहाँ पर सार्वजनिक रूप से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो बताइए जहां पर लड़की मुस्लिम हो, लड़का हिंदू हो, और वो वहां पर सामान्यतया रह रहा हो बड़े आराम से। बताइए ना, कितनी घटनाएं बताऊं। हर्षवर्धन जी ने कहा मैं यहाँ पर 200 घटनाओं की जिक्र कर सकता हूँ पूरे देश में।
सिर्फ बात करते हुए। और सुन लीजिए, जिस लड़की ने, और सुन लीजिए, जिस लड़की ने विवाह किया, जिस लड़की ने मुस्लिम लड़के से विवाह किया, उसमें 50% से ज्यादा ऐसे केस हैं जिसमें नाम बदला हुआ था। अभी दिल्ली में गुरप्रीत और पिंकी का आया है केस। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में लिखित जवाब में लव जिहाद का जिक्र नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि समाज में वो है नहीं, और वो उनका कहना यह है कि अगर समाज के अंदर है तो किसी को दिखता क्यों नहीं, कानून क्यों नहीं है फिर उसके ऊपर। ठीक, अश्विनी से बात जाना चाहते हैं, एक मिनट। अभी जिक्र हुआ कि जो बर्बरता जो हैवानियत श्रद्धा के साथ आफताब ने की वही निठारी में हुई थी। निठारी में मजहब नहीं दिखा था किसी का, लेकिन श्रद्धा में और आफताब में नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, निठारी की घटना और आफताब की घटना को कंपेयर करना, मुझे लगता है आफताब को कवर फायर देना है। क्यों कह रहा हूं? निठारी के दरिंदे ने मुसलमानों को छांट छांट के नहीं मारा था। मारने वो दरिंदा था, वो बहसी था, मारता था, लेकिन मारते समय उसने ये नहीं देखा था ये हिंदू है या मुसलमान है। आफताब की अब तक 20 गर्लफ्रेंड मिल चुकी हैं और 20 की 20 हिंदू हैं, एक भी मुस्लिम नहीं है। अगर वास्तव में वो बहसी होता, कुछ और होता, तो मुस्लिम लड़कियों को भी मारता, बाकी मुस्लिम लड़कियों को भी फंसाता। डेटिंग चैट जो उसको डेटिंग साइट से जो लड़कियां उसने फंसाई है, वो सारी हिंदू लड़की फंसाई है। इसलिए कह रहा हूं ये इसको निठारी से कवर करना, कवर फायर देना है। मैं दूसरी घटना की बात कर रहा हूं जो हमारे वारिस पांडे जी ने बोला। वारिस पांडे जी का कहना है कि बिल्किस बानो पे कोई नहीं बोल रहा है। अरे भैया, बिल्किस बानो, वारिस पांडे नहीं, पठान है। वारिस पठान, पठान वारिस पठान। तो वारिस जी दिमाग में उतार लो, पठान पिक्चर भी आ रहा है शाहरुख खान का मेरे नाम पे, पठान। अच्छा चले, ठीक, बोलिए। हाँ ठीक है वारिस भाई, मान लिया, ठीक है। नहीं, वो पांडे इसलिए कह रहा क्योंकि 500 साल पहले पांडे रहे होंगे, बाद में बाबर के आने के बाद पठान हो गए होंगे। चलो बात अलग बात करती है। तो बिल्किस बानो की बार बार हमारे वारिस भाई चर्चा कर रहे हैं, और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 14 साल की सजा हुई है। उसके बाद वो बाहर निकले हैं, कानून अभी भी अपना काम कर रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वारिस भाई कभी मुजफ्फरनगर की इमराना की चिंता नहीं करते, जहां ससुर ने हलाला किया और हलाला करने के बाद फतवा हो गया कि ससुर उसका शौहर बन गया, और हलाला के बाद जो इमराना का शौहर था वो इमराना का बेटा बन गया। और ऐसे भारत में हजारों घटना हुई जहां हलाला करने वाला शौहर बन गया और बेचारा जो शौहर था कुछ और बन गया। तो मैं ये कह रहा हूं, जहां सेकुलरिज्म की बात कर दी है, सेकुलरिज्म इसलिए जरूरी है, जब तक कॉमन सिविल कोड नहीं आएगा सेकुलरिज्म होगा ही नहीं। तो सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये नदी के दो किनारे हैं, या तो देश पर्सनल लॉ से चलता है या तो सेकुलर होता है। अगर भारत सेकुलर है तो ना यहाँ हिंदू के लिए अलग कानून होना चाहिए, ना मुस्लिम के लिए, ना पारसी के लिए, ना ईसाई के लिए, सारी चीजें समान होनी चाहिए, उसको कहते हैं। देखिए अवस्थी साहब, देखें आपने जैसा शुरुआत में कहा था, आप बतौर वकील आज बात कर रहे हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के अच्छाइयों पर, उसकी बुराइयों पर जरूरत है या गैर जरूरी है, इस पर बहस कर सकते हैं। सर एक सेकंड, आज इस डिबेट का जो मुद्दा है वो ये है कि एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति, एक राज्य के मुख्यमंत्री, वो एक आपराधिक घटना का जिक्र करें और उस आपराधिक घटना में मजहब भी खोजें, और जब वो बात कर रहे हैं सीधे किसी मजहब का नाम लेकर के, मुसलमान का नाम लेकर के बात कर रहे हैं, तो उसी वो कड़ी में आफताब का नाम ले दें। तो क्या ये इजी चेरी पिकिंग चुनाव के अंदर मुद्दों की किसी सीनियर लीडर को करनी चाहिए? बात केवल इतनी है। अवस्थी जी, फिर अतीक साहब। बात बड़ी साफ सी है। आपने तो सौरभ जी ऐसे कर दिया जैसे सारी गुत्थियां खुल गई हैं, साफ हो गया है। ये सिर्फ साथ में रहने के कारण पैसे के लेन देन पर या बाकी चीजों पर झगड़ा था और इसलिए मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा अवस्थी जी, लेकिन चलिए इसके अदरवाइज भी प्रूव नहीं हुआ है। एक सेकंड, बस 10 सेकंड 5 सेकंड सुनिए, अदरवाइज भी प्रूव नहीं हुआ है। ये जो दूसरा पहलू इसका बताया जा रहा है वो भी क्या प्रूव हो गया है? सुन तो लीजिए ना जी। इसमें अगर श्रद्धा के पिताजी ये कहते हैं, उसकी फैमिली ये कहती है कि इसमें लव जिहाद वाला एंगल से भी जांच होनी चाहिए, तो आप ये बताइए कि अगर लव जिहाद के जिसमें इस तरीके के हजारों केस इस देश में उपलब्ध हैं, उसके बारे में बात करना कहां से, किस तरीके से गलत है, अनैतिक है। ठीक है, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, अगर ये ऐसा साबित हो गया हो तो फिर मुख्यमंत्री जाकर के वो बात कहें। मैं कह रहा हूं अभी तो दूसरा भी साबित नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, मैं और आप एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन फिर हम इस बात पर सहमत क्यों नहीं है कि पहले जांच हो जाए उसके बाद ये मुद्दा उठाया जाए?
तो उसके पिताजी ने कहा है ना, श्रद्धा के पिताजी ने, और ऐसी घटनाएं हैं। एक में अभी अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि लगातार उसकी जितनी भी महिलाओं से संपर्क रहा वो सभी हिंदू रही हैं। ठीक है, ये क्या एक संयोग है क्या? चलें ठीक। अतीक साहब बोलना चाहते हैं, समय भी कम है जी। अतीक साहब बोलिए, जवाब दीजिए। जी, सिर्फ 3 बातें कहना चाहूंगा। सौरभ जी, अवनीश जी ने अभी पूछा कि भाई ऐसा कोई नाम बताइए, परिवार बताइए, और उस पर ये भी कहते हैं कि नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये आपसे कहूंगा, ऐसे आपको हजारों नाम मुंबई के अंदर मिल जाएंगे, कफ परेड से लेके बोरीवली दहीसर तक, और आपको चिन्हित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसी भी बिल्डिंग के नीचे जो फ्लैट ओनर्स के नाम लिखे रहते हैं उसमें आप चले जाइए, आपको मिल जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इससे बड़ा कोई मजबूत संगठन सौरभ जी है भारत के अंदर? नहीं है। सालों साल से ये काम कर रहे हैं, हिंदू जागृति के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू आस्था के लिए काम कर रहे हैं, युवक और युवतियों के लिए काम कर रहे हैं। आपके रहते हुए अवनीश जी, ये क्या बात है कि मुसलमान लड़का जो कि एक माइनॉरिटी भी है, कंगाल भी है, पंचर बनाने वाला भी है, कोई काबिलियत नहीं है, उसमें जिहादी भी है, और वो हिंदू लड़कियों को इतनी आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेता है, ये आपके लिए डूब मरने की बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात सौरभ जी, हमारे वकील साहब ने कहा, उपाध्याय जी ने, कि जब तक के 2 किनारे यूनिफॉर्म सिविल कोड और माइनॉरिटी राइट्स, इसका मतलब है ये सीधी तरह से हमको ये चेतावनी दे रहे हैं कि संविधान के अंदर माइनॉरिटी राइट्स का गला घुटने वाला है। चलें ठीक। यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। चलें ठीक, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है सर। अगर आप क्लैरिफिकेशन इसका केवल उपाध्याय जी देना चाहते हैं तो केवल 10 सेकंड में से ज्यादा नहीं। अपनी दिखा चुके हैं भाई, ये वही अश्विनी उपाध्याय जी है। उपाध्याय जी बोलिए। पुराना हो गया, कानून पुराना हो गया, इसको बदलना चाहिए। उपाध्याय जी बोलिए, समय बिल्कुल नहीं। अश्विनी जी, इसमें कौन सी नई बात? हाँ, देखिए बोलिए सौरभ जी, मैं एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा दे रहा हूं। मैं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों से कहूंगा, आप गूगल करिए डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। एक बार गूगल करिए, आपको विकिपीडिया पे एक लिंक मिलेगी, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया में कोई भी देश हो, उसकी जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन भारत के साथ क्या हुआ जरा देखिए। 6वीं शताब्दी में 33 करोड़ थी और 7वीं शताब्दी में 40 करोड़ हुई, यानी 100 साल में 7 करोड़ बढ़ी। ये 6वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच में बहुत बड़ी घटना हुई इस दुनिया में। लेकिन उसके बाद देखिए जरा, 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, 10वीं शताब्दी में 36 करोड़, 11वीं शताब्दी में 33 करोड़, 12वीं शताब्दी में 28 करोड़, 13वीं शताब्दी में 23 करोड़, 14वीं शताब्दी में 18 करोड़, 15वीं शताब्दी में 33 करोड़। ये 15वीं शताब्दी तब है जब बाबर आया है, और उसके बाद फिर से लगातार। तो कहने का मतलब भारत की जनसंख्या 1200 साल लगातार घटी है। चलो ठीक। 7वीं शताब्दी से भारत में जब इस्लाम आ गया, इस्लामी शासक आ गए, उसके बाद भारत की जनसंख्या घटने लगी और आजादी के बाद तेजी से बढ़ने लगी, जिसमें सभी संप्रदायों की जो है जनसंख्या बढ़ रही। चले खैर, इस पर कभी और किसी विषय पर आप लेकर के बात करेंगे। आज समय इतना ही था। कुरुक्षेत्र में आप लोग जुड़े, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।